हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 16 के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 15 जो बात करता था मजिस्ट्रेटों से परिवाद, यानी जो कंप्लेंट फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसके बारे में हमने बात किया था। जहाँ पे हमने 200 से लेकर 203 तक के प्रोविज़न हमने कवर किए थे। अब 203 के आगे का जो प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है, आगे का जो सेक्शंस है जिसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। अब यहाँ पे कंप्लेंट किया गया था चैप्टर 15 में। अब मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट किया गया, उसकी कार्रवाई कैसे की जाएगी, उसको प्रारंभ कैसे किया जाएगा, ये बताया गया है चैप्टर 16 में। जहाँ पर आदेशिका का जारी किया जाना किस प्रकार से जारी किया जाएगा, छोटे अपराध कौन से होते हैं, सेशन न्यायालय में मामले की सुपुर्दगी किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है चैप्टर 16 में। तो इसको डिस्कस करने और आज के सेशन में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पर चैप्टर 16 को डिटेल में डिस्कस करने से पहले शॉर्ट में इस डायग्राम को फॉर्म में समझते हैं। चैप्टर 16 जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई के प्रारंभ के बारे में बात करता है, जहाँ पे इसके पहले हमने चैप्टर 15 में लास्ट सेक्शन पढ़ी थी 203, ठीक है। जहाँ पर क्या था, परिवाद का खारिज किया जाना, ये परिवाद दायर किया गया है और परिवाद को खारिज कर दिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा इस आधार पर कि वहाँ पर पर्याप्त करने के लिए कोई ऐसा आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है कि उस पर आगे की प्रोसीडिंग की जाए। लेकिन यदि मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट है अब उसको लगता है कि आगे प्रोसीडिंग करनी चाहिए, तो वहाँ पे 204 के अधीन आदेशिका जारी करता है। आदेशिका यानी कि जो समन हो गया, वारंट हो गया, ठीक है ना, इशू ऑफ प्रोसेस यहाँ पे है कि जो भी समन वारंट है, जैसा मामला है उसके अकॉर्डिंग, समन मामला है तो समन और वारंट मामला है तो वारंट जारी होता है। अब यहाँ पे 204 में जारी हो गया। अब जारी होने के बाद कोर्ट को लगता है कि जो व्यक्ति है, लेकिन जो अभियुक्त है, उसको व्यक्तिगत हाजिरी से अब मुक्ति दे दी जाए कि वो न्यायालय में उपस्थित नहीं क्या हो जाए कि अपने प्लीडर के समक्ष, यानी कि प्लीडर के द्वारा वो वहाँ पे उपस्थित हो, वो खुद उपस्थित ना रहे, ठीक है। ये हो गया 205। अब 206 क्या बात करते हैं, छोटे अपराध। छोटे अपराध क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो छोटे अपराध होते हैं उसमें समन किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है कि जो जिसको समन किया गया है वो जो भी जुर्माने की रकम होती है वो डाक के द्वारा भेज देता है, वो मामला वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है पूरा। और उसके बाद आता है प्रतिलिपि यानी कि कॉपी। अब इसमें दो धाराएं हैं, 207 और 208। 207 क्या बात करती है कि यदि मामला पुलिस रिपोर्ट पे आया है तो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको कॉपी दी जानी चाहिए। कौन कौन सी, 164 का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना, FIR की कॉपी हो गई, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे निःशुल्क दी जाती है 207। अब 208 पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर मान लीजिए परिवाद पे दाखिल होता है तो वहाँ पर जो स्टेटमेंट वगैरह रहती हैं तो वो उसकी कॉपी यहाँ पे प्रोवाइड करना 208 में। अब 209 क्या बात करता है कि सेशन न्यायालय को मामला को सुपुर्द कर दिया जाना, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला आता है जब, तो वहाँ पे यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सेशन न्यायालय ट्राइबल है तो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। परिवाद व पुलिस रिपोर्ट दोनों, यानी कि जब मामला परिवाद और पुलिस रिपोर्ट दोनों पे आ जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है 210 में ये। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आगे का डिटेल में देखते हैं 204 में। अब यहाँ पर बात करें धारा 204 की, तो 204 क्या कहता है, इशू ऑफ प्रोसेस यानी आदेशिका का जारी किया जाना। इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। जहाँ पे हमने देखा था 203 में कि पर्याप्त आधार नहीं था तो वहाँ पे खारिज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मजिस्ट्रेट है वो अपराध का संज्ञान कर रहा है और वहाँ पे उसकी राय है यानी ओपिनियन है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। और मामला कैसा है, समन मामला है। यदि मान लीजिए मामला जो समन मामला प्रतीत होता है तो अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करता है, ठीक है। समन यहाँ पे जारी करेंगे, कौन सा मामला प्रतीत हो रहा है, समन मामला प्रतीत हो रहा है। और वारंट मामला प्रतीत हो रहा है मजिस्ट्रेट को, कौन से मजिस्ट्रेट को, जिसने अपराध का संज्ञान लिया है, ठीक है, जिसको ऐसा जिसकी ऐसी राय है कि क्या है, पर्याप्त आधार है कार्रवाई करने के लिए, तब वहाँ पे समन मामले में समन जारी करेगा अभियुक्त की उपस्थिति के लिए, वारंट मामले में वारंट जारी करेगा। और वो अपने यदि उसकी अधिकारिता नहीं है तो अधिकारिता वाले अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने के हाजिर होने के लिए वारंट या यदि ठीक समझता है तो समन जारी कर सकता है। अब यदि मान लीजिए जो जिस व्यक्ति को समन वारंट जारी होना था अब उसकी अधिकारिता में नहीं है वह, तब वहाँ पर किसी अन्य अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट पर, जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में वह है, वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, सामान्य वारंट जारी किया जाएगा। ये बताता है सब क्लॉज 1।
अब सब क्लॉज 2 क्या बात करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन तब तक कोई समन वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। अब मामला जिसे आया है, ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन जो होता है, अभियोजन पक्ष जो होता है, वो जब तक अपने विटनेसेस की जो सूची होती है, उसके कितने विटनेस है, कौन कौन से विटनेस है, उसके पूरे नाम वगैरह सब यहाँ पे फाइल नहीं कर दी जाती कोर्ट में, तब तक समन वारंट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कब नहीं जारी किया जाएगा ये आगे बताएगा, जब आप फीस वगैरह नहीं देते हैं तब। तो लिखित परिवाद और संचित कार्यवाही में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ उस परिवाद की प्रतिलिपि होगी। यानी कि जब समन या वारंट जारी किया जाएगा किसमें, उपधारा 1 के अधीन, तब वहाँ पर जब समन वारंट जारी किया जाएगा उसके साथ ही आपको क्या देना होगा, एक जो परिवाद दाखिल किया गया है उसकी एक कॉपी भी लगानी होगी। तभी तो उसको भाई पता चलेगा ना कि कौन सा केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है जिसके लिए समन या वारंट आया है। बिना इसकी कॉपी के उसको कैसे पता चलेगा, इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक कॉपी यहाँ पे लगाई जाती है सामान्य वारंट के साथ। कौन सी कॉपी, जो लिखित परिवाद ये की गई है, तो वहाँ पे। उसके बाद 4th पॉइंट आता है आपका कि जब तक समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस संदेह है तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि फीस नहीं दे दी जाती है। विधि द्वारा कोई फीस अपेक्षित है कि आपको यदि प्रोसेस इशू करवाना है, यानी कि समन या वारंट जारी करवाना है, तो आपको कुछ फीस देनी होगी। यदि विधि के अनुसार ऐसा है तब जब तक आप उस फीस को नहीं दे देंगे तब तक कोर्ट समन या वारंट जारी नहीं करेगा। ठीक है, तो समन या वारंट जारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो केस लाहर जो परिवाद दाखिल कर रहा है वो क्या करेगा, पहले तो फीस देगा, जो भी समन वारंट की फीस होगी, और साथ ही साथ जब समन वारंट जारी किया जाएगा तो उसके साथ एक कॉपी लगाई जाएगी जो कंप्लेंट आई है उसकी। ठीक है, और अभियोजन पक्ष के द्वारा साक्ष्यों की सूची फाइल की जाएगी उपधारा 2 के अधीन। ठीक है, तभी यहाँ पे समन या वारंट उपधारा 1 के अधीन कोर्ट क्या करेगा, जारी करता है। अदरवाइज उस समन या वारंट जारी नहीं करेगा और मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर देगा अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि पहला क्लॉज जो था वो क्या कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है, यानी कि उसकी राय है कि यहाँ पे पर्याप्त आधार है, ठीक है, आगे कार्रवाई करने के लिए, तो वहाँ पर समन मामला है तो समन जारी करेगा, वारंट मामला है तो वारंट जारी करेगा। लेकिन समन वारंट तभी जारी करेगा जब आप क्या करते हैं, अभियोजन पक्ष के द्वारा जिसके द्वारा परिवाद किया गया है वो क्या करे, समन या वारंट जब जारी करवाना है उसको, तो सब उसके पहले साक्ष्यों की सूची फाइल करनी होगी। ठीक है, साक्ष्यों को सूची फाइल नहीं करेगा समन वारंट जारी नहीं होगा पहली। दूसरा होता है कि यदि कोई फीस वगैरह है अपेक्षित है कि आपको वहाँ कोर्ट फीस वगैरह कुछ देनी होगी, तब आप यदि कोर्ट फीस वगैरह नहीं देते हैं तो वहाँ पे समन वारंट जारी नहीं किया जाएगा, परिवाद खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2nd और 4th हो गया। और 3rd वाला आपको कहता है कि आपको लिखित परिवाद की कॉपी भी उसमें लगानी होगी समन वारंट के साथ। और यहाँ पे सब क्लॉज 5 आता है, यानी कि उपधारा 5 आती है कि इस धारा को कोई बात 87 को उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। अब 87 क्या है, ठीक है, तो 87 मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 87 में शॉर्ट में बता देता हूँ। 87 में आपको बताया गया है कि समन के स्थान पर अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना, यानी कि समन तो जारी किया जा सकता है लेकिन उसके अलावा क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। इस पर यह प्रभाव नहीं डालेगी। कौन से, इस धारा की, कौन सी धारा, 204। इसका प्रभाव कहाँ पे नहीं पड़ेगा, धारा 87 यानी कि सेक्शन 87 जहाँ पे बताया गया समन के अतिरिक्त वारंट जारी करना। ठीक है ना, तो ये बता दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे 205 की। अब 205 में मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अभियुक्त है उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट का अभियुक्त की व्यक्ति पर हाजिरी से अनुमति दे सकना, यानी कि जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब वो यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो अभियुक्त को व्यक्ति की हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है। अभिमुक्त का मतलब वहाँ पे छूट दे सकता है कि आपको ज़रूरी नहीं है आप कोर्ट आएँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपने प्लीडर कौन होता है, उसका वकील जो होता है उसको आप भेज सकते हैं, उसको आप वहाँ पे अपनी ओर से वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं कि हमारी ओर से कौन जाएगा, प्लीडर, यानी कि जो उसकी ओर से वकील है वो उपस्थित होगा, अभियुक्त उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहलाती है अभिमुक्त कर देना। तो कोर्ट यहाँ पे कर सकता है, कब करेगा, जब समन जारी करता है। 2nd क्लॉज आता है कि किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट
कौन सा मजिस्ट्रेट? यहाँ पे जांच और विचारण, इंक्वायरी एंड ट्रायल करने वाला मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे है कि कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की व्यक्ति हाजिरी का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उबंधित रीत से विवश कर सकता है। यानी कि यदि उसको वो चाहता है कि हाजिर हो अभियुक्त, ठीक है ना, एक्यूज जो है जिसको छूट दी गई है वो हाजिर हो, तो क्या कर सकता है, जैसे 204 में समन वारंट जारी किया गया है तो उसी प्रकार से इसको समन वारंट जारी कर दिया जाएगा कि आप उपस्थित हों, ठीक है। लेकिन यदि न्यायालय समझता है किसी भी प्रक्रम में, ठीक है, अभी तो ऊपर बताया था कि समन जारी करता है तब करेगा, ठीक है, लेकिन जांच विचारण के किसी भी स्टेज पर वो क्या कर सकता है, उसको व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे सकता है कि आप उपस्थित नहीं भी होंगे तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन यदि आवश्यक समझता है, कौन समझता है आवश्यक, कोर्ट समझता है आवश्यक कि उसको हाजिर होना आवश्यक है, तब वहाँ पे समन वारंट जारी करके उसको बुलाया जा सकता है। ये बात करता है 205 की। अब 206 हमने पढ़ा था डायग्राम में कि छोटे अपराध। अब यहाँ पे बताया गया है छोटे अपराध क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो हम इसका सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे, जहाँ पे छोटा अपराध क्या होता है उसकी परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। यदि आपके पास बैरेक्ट है तो बैरेक्ट जरूर ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे छोटे अपराध से ऐसा कोई अपराध अभिप्रेत है जो केवल 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है। यानी कि अपराध कोई ऐसा है जो 1000 या उससे कम के अपराध से कम के जुर्माने से दंडनीय है, 1000 से अधिक का नहीं होना चाहिए, 1000 रुपये से अनधिक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि 1000 से कम का जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध है तो वो क्या कहलाता है, छोटा अपराध। लेकिन यहाँ पर आप धोखा नहीं खाइएगा कि यहाँ पे क्या है कि मोटर यान अधिनियम जो है, मोटर यान अधिनियम जो मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है उसके अधीन जो अपराध होते हैं वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध तो छोटा अपराध होगा, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट वाले अपराध इसमें नहीं आएंगे। या किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के अभिभावक पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोषित करने के लिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है। यानी कि कोई ऐसी विधि है जिसमें दोषी होने के अभिभावक पर अभियुक्त को दोष सिद्धि कर रहा है उसकी अनुपस्थिति में, ऐसी कोई विधि है तो वहाँ पर भी ये भी अप्लाई नहीं होता है। तो इस प्रकार ये दंडनीय क्या कहलाता है, छोटे अपराध कहलाते हैं, ठीक है। अब छोटे अपराध तो हो गया। अब यहाँ पे इसका प्रोविजन पढ़ते हैं सबसेक्शन 1 का। यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट की राय में मामले की धारा 260 या 261 के अधीन संक्षेपतः निपटाया जा सकता है। 260 और 261 ये क्या है? 260 है, ये चैप्टर 21 में समरी ट्रायल के बारे में बताया गया है कि संक्षिप्त विचारण के बारे में, जो संक्षिप्त विचारण करने के पावर है 260 में, ठीक है। तो 260 में किसको पास पावर है? आपको पहला आता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा आता है महानगर मजिस्ट्रेट और तीसरा आता है कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसको अथॉराइज किया गया हो, ठीक है। और 261, अब यहीं पे 260 की जगह 261 की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि यह द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, उसको हाई कोर्ट ने अथॉराइज किया हो, ठीक है ना, उच्च न्यायालय ने, तो वहाँ पर इसको क्या किया जा सकता है, ये भी ट्रायल चला सकता है संक्षिप्त विचारण के रूप में। तो उसी के अधीन यहाँ पर संक्षेपतः निपटाया जा सकता है यदि मामले को। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस दशा के सिवाय जहाँ कारणों को लेखबद्ध किए जाएंगे, यानी कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता ऐसे मामलों का, 1000 से कम का है फिर भी, तब वहाँ पर उस कारण को रिकॉर्ड किया जाना जहाँ पे आवश्यक हो उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके सिवाय यदि मामले में प्रतिकूल राय है मजिस्ट्रेट की तो अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए समन जारी करेगा और यह निर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हो या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिभंजन करना चाहता है तो लिखित रूप में उस अभिभावक का और समन में निर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेश वाहक द्वारा निर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज दे। अब मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि जो छोटे अपराध है उसका संज्ञान ले लिया है और जो उसकी राय क्या है कि 260 या 261 के अधीन क्या किया सकता है, संक्षेपतः निपटाया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। और मामला कैसा है, मामला छोटा है यानी छोटे अपराध है। और छोटे अपराध क्या होता है ये अब हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए
उसकी राय है कि यहाँ पर संक्षेपण निपटाया जा सकता है तो अभियुक्त से अपेक्षा करते हुए, ठीक है, तो एक समन जारी करता है। ये छोटे मामलों के लिए विशेष समन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का समन है, विशेष समन, जहाँ पर जिसको जारी किया जा रहा है समन, उसको जरूरी नहीं कि वह उपस्थित ही हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक समन जारी करेगा। एक समन कैसा होगा? एक विशेष टाइप का समन होगा जो निर्दिष्ट तारीख को, उसमें एक तारीख निश्चित रहेगी, ठीक है, कोई एक डेट दे देगा मजिस्ट्रेट, और वहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो अभियुक्त को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा या फिर प्लीडर द्वारा हाजिर हो सकता है, यानी कि उसका जो वकील है उसके माध्यम से हाजिर हो सकता है, उसका वकील उपस्थित हो जाए, वो खुद ना आए, या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना भी क्या कर सकता है, आरोप को दोषी होने का इबाक करना चाहता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तब वहाँ पर क्या करेगा, लिखित रूप में उस अभिभाग और समन में निर्दिष्ट जुर्माने की रकम, यानी कि अपना अभिभाग भी स्वीकार करेगा कि हाँ मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूँ, जो भी चार्जेस लगाए हैं उसको स्वीकार करता हूँ, और साथ ही साथ उसमें जो भी समन में निर्दिष्ट जुर्माने की रकम है, यानी जो भी उसमें जुर्माना लगाया गया है उस जुर्माने की रकम क्या करेगा, या तो डाक द्वारा भेजेगा या फिर संदेश वाहक के द्वारा, जो भी उसका संदेश वाहक होगा उसके द्वारा उसमें निर्दिष्ट तारीख, यानी कि जो सामान्य तारीख दी हुई उसके पहले क्या करेगा, भेज देगा, ठीक है। यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है तो ऐसे प्लीडर द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, ठीक है, तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का वचन करने का लिख कर प्राधिकृत करेगा। यानी कि यदि प्लीडर द्वारा करना चाहता है, स्वयं उपस्थित नहीं होना चाहता, तो वहाँ पर प्लीडर को एक पत्र लिखेगा, ठीक है, कि वहाँ पर जो दोषी होने का अभिभाग, जो उस पर चार्जेस लगाए गए हैं उस आरोपों को स्वीकार करता है और उस अभिवचन करता है, वो लिख कर प्राधिकृत करेगा। भाई तभी तो वहाँ पर उसको पता चलेगा कि भैया उसने आरोप को स्वीकार किया है, उसके बिना साइन के बिना लिखे कहाँ से होगा। तो उसी प्रकार से मार पर जुर्माने की रकम उसका संदाय करेगा। ये हो गया। परंतु ऐसे समन निर्दिष्ट जुर्माने की रकम 1000 रुपये से अधिक की ना होगी। 1000 रुपये तक या उससे कम हो सकती है, 1000 से अधिक की रकम नहीं हो सकती जुर्माने में, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका छोटे अपराध। ये हो गया। अभी आपने देखा था यहाँ पे 260-61 के अधीन कौन मामला निपटा रहा था? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेट हो गया, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो गया, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हो गया 261 के अधीन, ठीक है। ये सब सेक्शन 2 हमने पढ़ लिया। सब सेक्शन 3 क्या बात करता है कि राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में जो धारा 320 के अधीन समनीय है, ठीक है। अभी तो बताया कि 1000 रुपये तक के मामले का क्या किया जा सकता है, छोटे मामलों में विशेष समन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशली एक पावर दे दी गई है, ठीक है, कि किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध में भी हो सकता है जो धारा 320 के अधीन समनीय है, ठीक है। तो सेक्शन 320 आप देखें कंपाउंडिंग ऑफेंस, वहाँ बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो 320 में समनीय है उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, इसमें छोटे अपराध के रूप में उसको ट्रीट किया जा सकता है। या फिर जो कारावास है जिसकी अवधि 3 माह से अधिक नहीं है, यानी कि इसमें 2-3 चीज़ें और आगे ऐड कर दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि पहला आता है आपका कि यदि जो धारा 320 सीआरपीसी के तहत समनी मामले हैं उसको किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, कैसे, प्रीटी ऑफेंसेस यानी छोटे अपराध के रूप में। या फिर दूसरा आता है कि यदि जो ऐसे कारावास से दंडनीय है जो 3 माह से अधिक का नहीं है, यानी 3 माह से कम का कारावास से दंडनीय है, उसमें भी छोटे अपराध माना जा सकता है। या फिर जुर्माने से ही हो या फिर दोनों से दंडनीय है, तब अधिसूचना दर विशेष रूप से सशक्त कर सकती है। कौन सशक्त कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, कि जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, तब यहाँ पे उसको इस तरह के प्रीटी ऑफेंसेस के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसका एम क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या है कि जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, यानी कोई इनजस्टिस नहीं होगा, ठीक है ना, जस्टिस पूरी तरह से हो जाएगा, न्याय को उद्देश्य ही यहाँ पे ध्यान रखते हुए यहाँ पे क्या किया सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इम्पावर कर सकती है। ये हो गया। 206 प्रीटी ऑफेंसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। 205 में अभी हमने पढ़ा अभिमुक्ति दे सकता है, छूट दे सकता है कि उपस्थित ना हो। 204 में आदेशिका जारी करता है, ठीक है ना, कब जारी नहीं करेगा ये अभी हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे 207 के अधीन, अब 207 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 207 208 208 208 क्या बात करता है कि प्रतिलिपि देना,
ठीक है, यानी कि कॉपी सर्व करवाना किस चीज़ की, यदि मान लीजिए किसी ऐसे मामले में जहां कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट पर आधार पर संचित की गई, यानी कि किसी ने एफआईआर की होगी, ठीक है, 154 में, उसके बाद जो एफआईआर हुई है और तो उसके बाद मजिस्ट्रेट ने लिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क दिलाएगा, यानी कि पुलिस रिपोर्ट में कार्रवाई संचित हो गई, मामला पहुंचा मजिस्ट्रेट के पास। अब यहाँ पे जब देखेंगे आप सेक्शन 238 में जब मजिस्ट्रेट वारंट मामलों को विचारण करता है, तब वहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखता है कि क्या 207 का पालन किया गया है या नहीं, यानी कि 207 में जो कॉपीज़ वगैरह है, यानी कि जो पुलिस एफआईआर वगैरह है, स्टेटमेंट्स हैं 164 के 161 के, ये सारी चीज़ें, इसकी सारी कॉपी अभियुक्त को दी गई है या नहीं दी गई है। सबसे पहले ट्रायल के दौरान यही देखता है 207, ठीक है। 238 में देखेंगे तो ये चीज़ लिखी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी कॉपी इसको निःशुल्क दी जाती है, अभियुक्त को। यहाँ पे कॉपी किसको दी जा रही है, अभियुक्त के को ही दी जा रही है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 207 में कॉपी किसको दी जा रही है, ना तो विटनेस को ना किसी और को, यहाँ पे किसको दी जा रही है, अभियुक्त को। अब यहाँ पे कॉपी किस किस चीज़ की दी जा रही है, सबसे पहले आता है पुलिस रिपोर्ट, यानी कि एफआईआर, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट हो गई। दूसरा आता है एफआईआर जो 154 के अधीन लेखबद्ध की गई है। तीसरा आता है 161 की उपधारा 3 के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों का कथन जिनके अपने साक्ष्य को परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, उनमें से ऐसे भाग को छोड़कर जिनको ऐसे छोड़ने के लिए निवेदन 173 उपधारा 6 के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया, यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है कोर्ट में उसकी कॉपी देना है। 154 में जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसकी कॉपी देना है। 161(3) के तहत जो स्टेटमेंट वगैरह विटनेस के स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किया है तो उसका कॉपी देना है। 164 में जो स्टेटमेंट हुए कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। कन्फेशन किसका रिकॉर्ड होता है, जो आरोपों को स्वीकार करता है, ठीक है ना, एक्यूज्ड पर्सन होता है, उसी के तुम कथन होते हैं, या फिर कोई कथन है स्टेटमेंट है तो उसकी भी कॉपी वहाँ पे उसको दी जाएगी, ठीक है। कोई अन्य दस्तावेज है उस सुसंगत उदाहरण जो धारा 173 के धारा 5 के अधीन पुलिस रिपोर्ट सब मजिस्ट्रेट को भेजी गई, यानी कि 173 के तहत जितनी भी रिपोर्ट भेजी गई है वो सारी की जितनी भी कॉपीज़ हैं उन सब सारी की कॉपीज़ किसको देनी होगी, अभियुक्त को देनी होगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं आपको। परंतु मजिस्ट्रेट खंड 3 क्या बात करता है, 161(3) यानी विटनेस के जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर कथन के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा किए कारणों पर विचार करने पर निर्देश दे सकता है कि कथन के उस भाग के या उसके ऐसे प्रभाव के जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाए। यानी कि जो थर्ड वाला है उसमें यदि स्टेटमेंट हुए हैं, ठीक है ना, उस कथन के जो भाग का परिशीलन करेगा, उसका विचार करेगा। अब ऐसे निवेदन पर पुलिस अधिकारी द्वारा, यानी पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो वहाँ पर ऐसे कारणों पर विचार करने के पश्चात निर्देश दे सकता है, ऐसा डायरेक्शन कर सकता है कि जो कथन का वह भाग है या तो वहाँ पर क्या किया जाए, एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दे दी जाए। ये हो गया, ठीक है। अब फिर नंबर, यानी कि कोई दस्तावेज जो 173 के क्लॉज 5 के अधीन दी गई है उसके बारे में यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि परंतु यह है कि यदि मजिस्ट्रेट समाधान हो जाता है कि खंड 5 में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशालकाय है तो अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय निर्देश देगा कि उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण करने दिया जाए। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा दस्तावेज है जो काफ़ी विशाल मात्रा में विशालकाय है, बड़ा है, तो वहाँ पे अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि ना दी जाए, लेकिन उसके बजाय क्या किया जाए, स्वयं या प्लीडर द्वारा क्या किया जाए, न्यायालय में उसका निरीक्षण करने के लिए पेश कर दिया जाए। तो ये यहाँ पे इसका क्लॉज 5 का हो गया। अब 208 में क्या बात करता है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त के कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपि, यानी सेशन मामले में सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई मामला है वहाँ पे जो स्टेटमेंट होते हैं उसकी प्रतिलिपि के बारे में बात किया जा रहा है। जहाँ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में, यानी परिवाद पर, यहाँ पे भिन्न आधार पर कौन हो सकता है, परिवाद ही हो सकता है। तो धारा 204 के अधीन आदेश का जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपराध अनंत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अब सेशन न्यायालय द्वारा तो विचारणीय है, इसको ट्रांसफर कहाँ करेगा, 209 के अधीन। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, उसकी कॉपीज के बारे में बताया गया है, जो प्रतिलिपियाँ हैं उसको देने की है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या है, वह मजिस्ट्रेट निम्नलिखित से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अविलंब निःशुल्क दिलाएगा। तो कौन से मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय दिलाएगा उसकी, ठीक है ना।
तो यहाँ पे उन सभी व्यक्तियों के जिनके मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा चुकी है। धारा 200 या 202 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन, यानी 200 और 202 के अधीन जब मजिस्ट्रेट से परिवाद किया गया था तो वहाँ पे जो परीक्षा की जा रही थी और उसमें जो भी लेखबद्ध किए गए कथन स्टेटमेंट थे उसकी कॉपी देना। 161 या 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन और स्वीकृति यदि कोई हो तो उनकी कॉपी देना। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए कोई दस्तावेज जिन पर निर्भर होने पर अभियोजन का विचार है। अब कोई ऐसी दस्तावेज है जो प्रोसिक्यूशन उस पर विचार करना चाहता है, ठीक है, तो उन सभी दस्तावेजों की कॉपी किसको देनी होगी? अभियुक्त को देनी होगी, यदि मामला सेशन न्यायालय में विचारणी है तब। परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कोई ऐसा दस्तावेज विशालकाय है, उसी तरह जो भी है इसके पहले हमने पढ़ा था 207 में, सेम वही चीज़ यहाँ पे बता दी गई है, उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पेश कर दिया जाएगा। ये 208 हो गया। अब 209 की बात करें, जब मामला मजिस्ट्रेट के पास आता है ना, सबसे पहले जो मामला है वो मजिस्ट्रेट के पास ही आता है, उसके बाद 209 के अधीन ट्रांसफ़र होगा या फिर 323 के अधीन इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये 209 देखते हैं। जब अपराध अनंत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है तब मामला उसे सुपुर्द करना। जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संशयित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है, ठीक है, जब मामला संशयित होता है मजिस्ट्रेट के पास आता है तो मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है जो उसके समक्ष लाए जाने पर ही पता चलता है। जैसे मान लीजिए 302 का मैटर, वो तो प्राइमा फेसा ही देखने से ही पता चलता है कि हत्या का मामला है तो सेशन न्यायालय द्वारा विचार नहीं होगा। तो यहाँ पे जब उसको प्रत्यक्षता जब सामने लाया जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, इसको सेशन न्यायालय को ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है, सुपुर्द करना होगा। तब यहाँ पे उसको सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है और मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपराध अंत सेशन न्यायालय विचारणी है तो वह क्या करेगा? यथास्थिति 207 208 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात और मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सबसे पहले 207 के अधीन जो भी कॉपी वगैरह है देगा, 208 के अधीन परिवाद पे आया तो उसको कॉपी देगा और उसके पश्चात मामला क्या करेगा? सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अब जमानत से जो प्रोविजन इस संहिता में दिए गए हैं उसके अधीन रहते हुए क्या करेगा? अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रेषित करेगा, यानी भेज देगा जब तक कि सुपुर्दगी कर नहीं दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं जमानत तो दी जाएगी, मान लीजिए जमानत के बारे में प्रोविजन है कि हाँ उसको जमानत दे दी जानी चाहिए, तो वहाँ पे जमानत दे देगा। अदरवाइज ये वहाँ पे क्या करेगा? अभिरक्षा में उसको भेज देगा, यानी जेल में भेज देगा तब तक के लिए जब तक उसको सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कि जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हैं विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त की अभिरक्षा प्रेषित करेगा। यानी कि इस जमानत से संबंधित जो भी उपबंध है इस संहिता में उसके अधीन रहते हुए क्या किया जाएगा? विचारण जब चल रहा है, ट्रायल चल रहा है तब, और ट्रायल समाप्त होने तक क्या किया जा सकता है? अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, प्रेषित करेगा, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन आता है कि मामले का अभिलेख तथा दस्तावेज और वस्तुएं यदि कोई हो जिन्हें साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना है उस न्यायालय को भेजा जहाँ पे कार्रवाई चलनी है, यानी सेशन न्यायालय को। मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाने कि लोक अभियोजक सूचना देगा। यदि कि जो मामला आता है और देखता है मजिस्ट्रेट कि मामला किसके द्वारा विचारणी है, ट्रायल बाई सेशन कोर्ट, तब यहाँ पे क्या करेगा? सब सेशन कोर्ट में भेजेगा, लेकिन सुपुर्द किए जाने की सूचना किसको देगा? जो पीपी होता है, यानी कि लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसको इसकी सूचना देता है कि वहाँ पे इसमें जो भी है मामला आया है वो किसके द्वारा विचारणी है? सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणी है, तो वहाँ पे उसको भेज देगा सेशन न्यायालय को, ठीक है। ये हो गया आपका 209। और साथ ही साथ आपको पढ़ सकते हैं धारा 323 में क्या बताया गया है? यहाँ पे क्या है? प्राइमा फेसा ही जो उसके पास आया 302 का मैटर लगा, उसने भेज दिया सेशन न्यायालय को। लेकिन 323 क्या बात करता है कि जो मजिस्ट्रेट के पास मामला आता है और उसको ट्रायल स्टार्ट कर देता है, लेकिन निर्णय देने के पहले कभी भी ट्रायल स्टार्ट हुआ, निर्णय देने के पहले कभी मजिस्ट्रेट को लगता है यहाँ पे मामला ये तो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, तब वहाँ पे क्या करेगा? मामले को 323 के अधीन, धारा 323 के अधीन क्या करेगा? मामले को सेशन न्यायालय को भेज देगा, ठीक है। यदि मान लीजिए मजिस्ट्रेट है वो पर्याप्त दंड नहीं दे सकता, 325 में ट्रांसफ़र करता है, किसको करता है? ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब 323, 324, 325 ये सब पढ़ेंगे। अब लास्ट सेक्शन आता है 210, ठीक है। 210 क्या बात करता है? परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति था, इसने FIR की, ठीक है, किसी भी अपराध की FIR हो गई, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी अपराध के बारे में एक कंप्लेंट दर्ज की जाती है, यानी परिवाद दायर किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास। और मजिस्ट्रेट भी उधर क्या कर रहा है, उसकी इंक्वायरी वगैरह कर रहा है, जो भी कर रहा है, जांच वगैरह कर रहा है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है मजिस्ट्रेट को कि ऐसी जांच या विचारण कार्यवाही क्या है पुलिस के द्वारा की जा रही है, यानी कि उसके ऐसे ही मामला की वो अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या करेगा, जो उस मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया गया था, उस जांच विचारण कर रहा था, उस सारी कार्यवाही को रोक देगा, ठीक है, एडजर्न कर देगा तब तक जब तक कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट नहीं कर दी जाती। और जो मामला इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है, पुलिस की रिपोर्ट भेजी जाती है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट समझेगा कि जो मामला आया था वो कैसा था, वो पुलिस रिपोर्ट पे मामला आया है, पुलिस रिपोर्ट पे संशोधित हुआ मामला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पुलिस रिपोर्ट पे संशोधित मामले है उसका ट्रायल अलग चलता है और परिवाद मामले वाले जो आते हैं उसका अलग चलता है। ये प्रोसीजर हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज, यानी कि आरोप होता क्या है। ये सब जो चार्ज लगाए जाते हैं, आपके पास आपके 302 का चार्ज लग गया, 323 का लग गया, ये सारी चीज़ें होती क्या है, इसमें आरोप जो पत्र बनाया जाता है, आरोप पत्र बनाया उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम हमारा कौन सा स्टार्ट करेंगे, ट्रायल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिग्राइजेशन सर।